गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 260 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है ये, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 260 तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अट्टुकल पोंगल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव है और ये केरल का है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो विश्व में महिलाओं के सबसे बड़े महोत्सव में से एक माने जाने वाले इस त्यौहार में लगभग 15 लाख महिलाओं ने तिरुवनंतपुरम केरल के वार्षिक अट्टुकल पोंगल उत्सव में भाग लिया। तो केरल का है ये। इस उत्सव में केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर के देवता को चावल से बनी एक मिठाई पोंगल चढ़ाई जाती है। ठीक है, 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है और जो इसका मुख्य आकर्षण होता है वो 9वां दिन, इस उत्सव का जो 9वां दिन होता है उस 9वें दिन चढ़ाई जाने वाली जो सामूहिक भेंट है, ठीक है, वो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है, इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बलिपा नारायण भागवत का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध है गायन और लेखन से। सी है इसका आंसर। देखिए, प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का 16 फरवरी 2023 को कर्नाटक स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उन्हें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य के लिए वर्ष 2002 में कर्नाटक श्री पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला मार्कोनी पुरस्कार 2023। ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरि बालकृष्णन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हैं ये, और उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। तो हरि बालकृष्णन का नाम याद रखिएगा मार्कोनी पुरस्कार 2023 के लिए। यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में विश्व के बाघों की आबादी का कितने प्रतिशत रहता है? 70% से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में विश्व के बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। वर्ष 2018 के नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित 2667 बाघ थे, जो विश्व के बाघों की आबादी का 70% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? W20 यानी वुमेन 20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कर रहा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का। सी है इसका आंसर। देखिए, W20 यानी महिला 20 G20 के तहत एक आधिकारिक समूह है जिसे वर्ष 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था, और औरंगाबाद शहर ने W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी की, और इसके बाद अप्रैल में राजस्थान के जयपुर में 2 अन्य W20 बैठकें आयोजित होंगी, और जून 2023 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में W20 शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, वुमेन 20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, जून 2023 में। और जो W20 की इंसेप्शन मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? औरंगाबाद शहर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कितनी अनुमानित है? 6.5%। ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, और विकास की सीमा की बात करें तो 6 से 6.8% के बीच अनुमानित है, जबकि भारत की 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। IMF के संदर्भ में देखें तो IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में चालू वित्त वर्ष हेतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% बनाए रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ये है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की थीम की बात करें तो क्या है? डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिंग एक्सरे
पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, यानी IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर अंतरिक्ष वेधशाला इसरो का एक प्रयास है और यह जो है ब्रह्मांड में सुदूर रहस्यमय पिंडों जैसे कि सुपरनोवा अवशेष, सुपरनोवा ब्लैक होल और अन्य दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा पिंडों का अध्ययन करता है। ये IXPE देखिए, IXPE इसरो का नहीं बल्कि नासा का प्रयास है। दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें सही है कि यह ब्रह्मांड में सुदूर और रहस्यमय पिंडों जैसे कि सुपरनोवा अवशेष, सुपरनोवा ब्लैक होल और दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा पिंडों का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर अंतरिक्ष वेधशाला नासा का एक प्रयास है, न कि इसरो का, और यह ब्रह्मांड में सुदूर और रहस्यमय पिंडों जैसे कि सुपरनोवा अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल और दर्जनों अन्य उच्च ऊर्जा पिंडों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मानक ब्यूरो 1986 में। देखिए, यह वस्तुओं के मानकीकरण, लेबलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित गतिविधियों के साथ साथ उन गतिविधियों से संबंधित या प्रासंगिक किसी भी मुद्दे की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था और यह BIS अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया और दिसंबर 1986 में प्रभाव में आया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है और अक्टूबर 2017 से एक नया BIS अधिनियम 2016 लागू है। यह अधिनियम BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इसके अनुसार इन दोनों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होगा? इन दोनों किन दोनों? मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात हो रही है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति। बिल्कुल, ये तीनों शामिल होंगे। तो 1 2 3 है इसका आंसर डी। तो सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और यदि विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का मुखिया जो है इस समिति का सदस्य होगा। तो फिलहाल तीनों करेक्ट हैं, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फ्रेंच एक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है, केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया हाल ही में। कल के टेस्ट में हमने चर्चा की थी फ्रेंच एक्स पर। फ्रेंच एक्स यानी FR फ्रांस और IN से इंडिया है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला केवल सही है। तो भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच है संयुक्त सेनाभ्यास फ्रेंच एक्स, पहला ही है, 2023 में हुआ। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एक तरह से, तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में युग्मकों का मिलन नहीं होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक अलैंगिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। अलैंगिक में नहीं होगा। देखिए, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें 2 युग्मकों यानी गैमेट के मिलने से बनी रचना, जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक जनन प्रजनन का एक तरीका है जिसमें युग्मकों का मिलन नहीं होता और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? कल के टेस्ट में भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। अनुच्छेद 19 है ये, इसमें भी अनुच्छेद 19 1A में A से लेकर जो है B C D E F, ठीक है, 6 जो हैं पूरे इसमें अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित एवं मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदत्त है। नंबर 14 पर आ जाइए। फ्लोरेंस नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए दिया जाता है? ये नर्सिंग के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सों, उनका नाम याद रखिएगा, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड PCS के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इन दोनों के नाम।
और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 35 साल के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सामाजिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या प्राकृतिक मंत्रालय? प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने किया है। भारतीय संसाधन मंत्रालय नहीं है, ये कर दिया है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो 35 वर्ष के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। कुछ 3-4 लाइनें लिखी हैं इन फसलों के बारे में। देखिए, यह पौधा बढ़ते मौसम के दौरान उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा के साथ उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रधानता देता है। यह प्रतिवर्ष 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पनपता है। यह अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है और छायांकित क्षेत्रों को प्रधानता देता है। देखिए, 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा, लगभग इतनी वर्षा जो है जूट के लिए भी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पकड़ लेंगे इसको। अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, और अम्लीय मिट्टी किसके लिए होती है? चाय के लिए होती है। ठीक है, कपास को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि काली मिट्टी होती है। जूट के लिए दोमट मिट्टी हो गई, गन्ने के लिए हो गई चिकनी बलुई मिट्टी। तो बचा क्या? पूरा स्टेटमेंट यहाँ से पकड़ा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चाय एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गर्म और आर्द्र मौसम में अच्छे से पनपती है ये। ठीक है, उच्च वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है 150 से 300 सेंटीमीटर, और तापमान कितना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। और पानी इसमें चाहिए अच्छे से, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है। भुरभुरी दोमट मिट्टी। ठीक है, और मिट्टी का पीएच कितना? 4.5 से 5.5। तो कैसी मिट्टी हो गई? अम्लीय मिट्टी हो गई। बाकी गन्ने के लिए बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, और जूट के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा, दोमट जलोढ़ मिट्टी, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। ठीक है, और 50 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। इसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। ZVNF का अर्थ क्या है? ZVNF यहाँ हो जाएगा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग खेती के एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक और शाकनाशियों जैसे किसी बाहरी इनपुट का उपयोग किए बिना फसलों की खेती करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें मिट्टी, पानी, बीज और पौधों की परस्पर निर्भरता केंद्रित है। ठीक है, पौधों की परस्पर निर्भरता पर केंद्रित है। और ZVNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारतीय कृषि वैज्ञानिक और किसान पद्मश्री सुभाष पालेकर ने किया था। फिर से पढ़ देते हैं इस लाइन को। ZVNF का नेतृत्व भारतीय कृषि वैज्ञानिक और किसान पद्मश्री सुभाष पालेकर ने किया था। इसका नेतृत्व जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का। पॉलिटी का प्रश्न है, क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार न करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ ये होना चाहिए था। देखिए, इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के द्वारा की गई, और इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। और आयोग के सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। आयोग के सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है अपने को। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। और नहीं भी पता है तो आपको पता ही होगा कि सी और डी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ होगा। पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा गलत है। कम से कम एक महिला होनी चाहिए, 2 नहीं। ठीक है, कम से कम एक महिला होनी चाहिए, 2 नहीं। तो डी गलत है, वही आंसर है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वो 89वां हुआ। ठीक है, और ये हो गया फिर 338 का ए, इसको सम्मिलित करके की गई। तो पहला दूसरा जो है सही हो गए। संरचना की बात करें तो इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य, उनमें से एक महिला होनी चाहिए। तो सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो सी सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। भूकंप का अधिकेंद्र
पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु होता है जहाँ से भूकंप ऊर्जा निकलती है। मर्केली स्केल भूकंप के परिणाम को मापता है, जो एक भूकंपीय घटना द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा का माप है। देखिए, मर्केली स्केल नहीं बल्कि रिक्टर स्केल, और पहला वाला भी गलत है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है इसमें। तो देखिए, भूकंप का हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह के नीचे का बिंदु होता है जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, और पृथ्वी का अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है। तो पहला इनकरेक्ट। दूसरा भी इनकरेक्ट है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापता है, जो एक भूकंपीय घटना द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा का माप है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी गई है? बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, बीटी आलू, बीटी टमाटर। केवल बीटी कपास है, ठीक है, केवल बीटी कॉटन। तो भारत में सभी जीएम फसलों को वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोग के लिए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और बीटी कपास की बात करें तो भारत में अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है केवल बीटी कॉटन। और देश में व्यावसायिक खेती के लिए कभी भी किसी जीएम खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी गई है, याद रखिएगा। केवल बीटी कपास को भारत में अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित है केवल बीटी कपास, और किसी भी खाद्य फसल को व्यावसायिक खेती के लिए जो है जीएम खाद्य फसल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो 20 प्रश्न थे ये। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।